साथ इन हाउस ट्रेनिंग मैं राजेश कुमार। विषय एनवायरमेंटल एजुकेशन इन प्रैक्टिस, व्यवहार में पर्यावरण शिक्षा। तो व्यवहार में पर्यावरण शिक्षा में हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि पर्यावरण होता क्या है। तो उसको सीधे अर्थों में समझेंगे कि हमारे आसपास जितनी भी भौतिक और रासायनिक वस्तुएं संरचनाएं जो मौजूद हैं, जो जैविक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, यानी संदर्भ में कहा जाए जीवन देने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसे हम पर्यावरण कहेंगे। जैसे कि मिट्टी है, जल है, वायु है, ये सभी हमारे पर्यावरण के एक अंग है। और उसी विषय से संदर्भित कि व्यवहार में हम पर्यावरण शिक्षा को कैसे लाए, इसमें अपने स्वतः समाज और जो हमारे कक्षा या विद्यालय में पढ़ रहे बालक और बालिकाएं हैं, वह उसको अपने जीवन में उतार सके, इसके लिए यह बहुत अहम होता है। आयुषी के द्वारा इस पर्यावरण शिक्षा को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाता है। Environmental education is the process of recognizing value and clarifying concept in order to develop skills and attitudes necessary to understand and appreciate the interrelatedness among man, his culture and his biophysical surrounding। यानी पर्यावरण शिक्षा जो है, सबसे पहले तो हमें जो मूलभूत अवधारणाएं हैं उसको स्पष्ट करने और हमारे अंदर कौशल का विकास करने तथा हमारे मनोवृत्ति को बढ़ाने के लिए, ताकि हम समझ सके कि आसपास जो भी जैव और भौतिक संरचनाएं जो मौजूद है, जिससे हम अंतर संबंधित होते हैं और जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, और उसके साथ हम जो अंतर संबंध यानी उसके साथ जब हम संबंध स्थापित करते हैं तो वो पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। और इससे क्या होता है, इससे हमारे अंदर जो है कहा जाए सेल्फ फॉर्मुलेटिंग, स्वयं सूत्रीकरण, यानी जो भी पर्यावरण में मौजूद जो भी समस्याएं हैं उस मुद्दे को स्वयं से हल करने की जो है विधि हमारे अंदर स्वतः पैदा होने लगती है। उसी तरह से यूनेस्को उन्होंने भी इसके संदर्भ में जो परिभाषा दी है, environmental education is a learning process that increase people knowledge and awareness about the environment and associated challenge, develop the necessary skills and expertise to address the challenge, and foster attitude, motivation and commitments to make informed decision and take responsible action। तो यूनेस्को के द्वारा भी जो हमारा पर्यावरण शिक्षा है उसको परिभाषित किया गया कि भाई वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो मनुष्य होता है वो जागरूक हो। किसके प्रति जागरूक होगा? वो पर्यावरण के प्रति जागरूक होगा। और जो भी चुनौतियां मौजूद होती हैं पर्यावरण संबंधी, जो भी चुनौतियां हैं उसके विकास के संदर्भित जो भी कौशल चाहिए और जो भी कहा जाए प्रेरणादायी हो, उसको हम क्या करें, अपनाएं और अपने पर्यावरण को अनुकूल करें, तो उसे ही पर्यावरण शिक्षा कहा जाएगा। तो देखिए दोनों ही संदर्भ में हमने देखा है कि पर्यावरण शिक्षा जो है वह बहुत ही
उसको महत्वपूर्ण तत्व क्या होंगे? तो सबसे पहले जो है अवेयरनेस, सबसे पहले जागरूकता। सबसे पहले विद्यालय में क्या करेंगे कि भाई किसी तरह की कोई जागरूकता अभियान या बच्चों में पहले जागरूकता को डालेंगे कि बच्चे उसको जान रहे हैं या नहीं। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक होता है कि भाई बच्चे जागरूक हो। और जागरूक किस संदर्भ में होंगे, किस विषय में होंगे? तो भाई जो भी पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं मौजूद हैं आज के संदर्भ में, उनकी जो है जानकारी बच्चों को देना। फिर है नॉलेज। आप देखेंगे कि ज्ञान, तो क्या ज्ञान? तो बच्चों को उस पर्यावरण का मूलभूत ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप उसको जागरूक करेंगे जब तक उसके अंदर थोड़ा बहुत भी ज्ञान उसके अंदर नहीं होगा तो वो जागरूकता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उनको उनके अंदर जो है वो मूलभूत ज्ञान, पर्यावरण संबंधी जो मूलभूत ज्ञान है वह होना बहुत आवश्यक है। तीसरा जो है वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब मुख्य रूप से कहा जाए कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे। अब जैसे आप विद्यालय में हैं और बच्चे जान रहे हैं कि भाई पर्यावरण का जो भी हम आसपास में जो भी चीज देख रहे हैं वो सब पर्यावरण के हिस्से हैं। तो कहीं अगर नल खुला है और वो जान रहे हैं कि पर्यावरण का जल भी एक हिस्सा है, तो वो चलती हुई नल बंद कर देंगे। और बंद करेंगे तो यानी कि वो स्वाभाविक सी बात है, उसका जिम्मेदारी का पूरा भाव है। और भाव है तो यानी कि वो पर्यावरण शिक्षा को ग्रहण कर रहा है और हमें उसको क्या करना चाहिए? उसका मार्गदर्शन करना चाहिए और मार्गदर्शन करते हुए उसके ज्ञान को और भी जागरूक करना चाहिए। फिर क्या है? स्किल। अब स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौशल कहिए कि भाई कोई पर्यावरण शिक्षा है और कोई भी मुद्दा है तो उसके लिए कौन सा कौशल का वो प्रयोग करेंगे। चाहे जो भी समस्या हो, पर्यावरण संबंधी जो भी समस्या हो, तो उसकी जो कार्य समाधान के लिए जो वो कौशल का प्रयोग करेंगे यह भी बहुत अहम है। इसलिए उनके अंदर, बच्चों के अंदर या बालिकाओं के अंदर जो है कौशल का विकास होना बहुत आवश्यक है। और अंतिम में है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब प्रतिभागिता। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। हमारे विद्यालय में इस तरह की कई योजनाएं बनानी होंगी। हमारे जैसे कि आप ले सकते हैं कि 22 अप्रैल है पृथ्वी दिवस है, या 22 मार्च है तो जल दिवस है, 5 जून है तो पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस है। तो इस तरह के जो भी कार्यक्रम है आपको विद्यालय में नित्य प्रतिदिन करवाने चाहिए। और करवाने के साथ साथ हमारे जो बालक और बालिकाएं हैं कैसे इसमें भाग लें, इसे भी सुनिश्चित करना चाहिए। और इस तरह से क्या होगा? बच्चों को अपने पर्यावरण से जुड़ने का, उनकी समस्याओं को हल करने का जो है पूरा से पूरा मौका जो है उनको मिलेगा और समझ विकसित होगी। तो इस तरह से हम बच्चों के अंदर जो है कहा जाए प्रतिभागिता की भावना जो है भर सकते हैं। और उसमें यह भी देखना होगा कि जो प्रतिभागी बच्चे उसमें हर वर्ग के लिए उनकी प्रतिभागिता जो है वह अलग अलग ढंग से सुनिश्चित करनी होगी, ताकि वो अपनी पूरी सहभागिता उसमें दे सके और इसके तहत वो अपना जो है विकास कर सके। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो कि बहुत ही अहम हिस्सा है। अब जो है हमारा जो है जो हम पर्यावरण शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो कोई भी शिक्षा ग्रहण करने का कोई उद्देश्य होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि
कि जो पर्यावरण शिक्षा है उसका भी अपना एक उद्देश्य होना चाहिए। अपने कोई उद्देश्य जो होता है शिक्षा का, उसी तरह से पर्यावरण शिक्षा का भी अपना एक उद्देश्य होता है, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट अबाउट द एनवायरनमेंट एंड इट्स प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि भाई जो बच्चे हैं उनमें पर्यावरण संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनके प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। To enable the student to understand the environment and its interrelationship with man। दूसरा जो उद्देश्य होता है वो यह है कि पर्यावरण के साथ हमारा क्या संबंध है उसकी समझ उनमें विकसित करना, ताकि वह सही तालमेल बिठा सके। अब जैसे कि अगर हम बच्चे को यह बताए कि हमारे एनवायरनमेंट में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों हैं, लेकिन बायोटिक कंपोनेंट्स में अगर जीवन है तो वह एबायोटिक कंपोनेंट्स के कारण है, तो कैसे समझाएंगे? तो उनको उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि मनुष्य है और मनुष्य को जीने के लिए उसके अंदर जो जीवन है उसमें 3-4 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। एक तो वायु है श्वसन क्रिया संबंधित, फिर दूसरा क्या है भोजन है, और तीसरा जल है। तो ये तीनों आप देखिए, तीनों जो है जो वायु या श्वसन क्रिया जो करते हैं, वायु ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो भी एबायोटिक कंपोनेंट है। जल है वो भी एबायोटिक कंपोनेंट है, और जो वो भोजन प्राप्त कर रहा है मिट्टी से, तो मिट्टी से जो भोजन प्राप्त कर रहा है, मिट्टी जो मुख्य है वो भी एबायोटिक कंपोनेंट्स है। अब ये तीनों एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं और जैविक तत्व हैं, पर्यावरण का हिस्सा हैं, और इसी तीन के कारण जो है जो जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जैविक तत्व हैं, उनमें जीवन व्याप्त है। तो बच्चे जो है उसको आसानी से समझ जाएंगे कि भाई कोई भी जैविक तत्व में अगर जीवन है तो उसके लिए एबायोटिक कंपोनेंट से जिम्मेदार है, और उसमें उनके अंदर जो है एक अच्छी समझ विकसित हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, टू इनेबल द स्टूडेंट टू एक्वायर बेसिक नॉलेज अबाउट द एनवायरनमेंट। हम अपने बच्चों को योग बनाए, तो कैसा योग बनाना है? तो भाई उनको जो कहा जो बेसिक नॉलेज, जो मूलभूत जानकारी होनी चाहिए अपने पर्यावरण संबंधी, वह जानकारी उनके अंदर हो, और जानकारी होगी तभी जो बच्चे हैं उन समस्याओं को जान पाएंगे और उनका जो है समाधान कर सकेंगे। तो इसलिए यह जो है बहुत आवश्यक है। टू आइडेंटिफाई द सोशल वैल्यू विच आर इन हार्मोनी विद द एनवायरमेंटल क्वालिटी। अब क्या करना है उनको सामाजिक मूल्यों को भी सिखाना है साथ में, क्योंकि अगर सामाजिक मूल्य आप सिखाते हैं तो हम पर्यावरण के साथ, अपने पर्यावरण के साथ आसानी से तालमेल बैठा सकेंगे, और तालमेल बैठाने के बाद क्या होगा, हम जो है एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि पर्यावरण, मैंने कहा कि जल है, वायु है, मिट्टी है, तो यही है जो कि पर्यावरण है, नहीं, जितने भी जीव जंतु जो भी है वो सब उसका एक हिस्सा होते हैं, और उनको उनके प्रति, उनके मूल्यों के प्रति जो है उनको जागरूक करना चाहिए। टू क्रिएट पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग द स्टूडेंट्स टुवर्ड एनवायरनमेंट। फिर हमको यह भी देखना होगा कि पर्यावरण संबंधी जो सकारात्मक विचार हैं, पक्ष हैं, उसके अंदर विकसित हो, ताकि वह जो है आसानी से उस बात को समझ जाए या उसके समाधान को वह प्रेरित हो। To develop skills among the students for evaluating environmental measure and educational program। हमारे अपने बच्चों के अंदर खास कौशलों को विकसित करना है, जिससे कि वह जो पर्यावरण संबंधी जो भी मुद्दे हैं उसका मूल्यांकन वह कर सके, और जो भी शैक्षणिक कार्यक्रम है इनके अंतर्गत उसमें वो सहभागिता कर सके या अपनी भागीदारी जो है वह निभा सके। तो यह भी बहुत आवश्यक है कि बच्चे जो हैं सबसे पहले तो जो सामाजिक जो भी पर्यावरण मुद्दे हैं उसको वह
उसको वो मूल्यांकन कर सके, और मूल्यांकन करने के साथ साथ जो उनके पर्यावरण संबंधी जो भी शैक्षणिक कार्यक्रम है उसमें सहभागिता हो, या जरूर से जरूर स्पष्ट करना चाहिए। टू डेवलप स्किल्स अमंग द स्टूडेंट विद अ व्यू टू सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब कौशल का विकास, बार बार यही बात आ रही है, कौशल का विकास करना, ताकि जो छात्र है कोई भी जो पर्यावरण मुद्दे हैं जो जिससे उस समय समाज या हमारा विश्व या राष्ट्र जो जूझ रहा है उसको वह आसानी से हल कर सके, और हल कर सकेगा। तो टू क्रिएट ए सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, फिर क्या है, जिम्मेदारी को समझना, और यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू भी माना जाएगा कि पर्यावरण का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है वह मनुष्य है, मानव, और मानव उसमें सर्वोपरि है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वह मनुष्य या मानव जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे और सही तालमेल अपने पर्यावरण के साथ स्थापित करे, अपनी जिम्मेदारियों को समझे और उसकी संरचना में अपनी सहभागिता दे, यह बहुत आवश्यक है। तो यह निम्नलिखित उद्देश्य जो है आप देखेंगे कि हमें जो है रखने चाहिए, और अपने बालक और बालिकाओं को इससे जो है परिचित करवाना चाहिए। अब जो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। क्या महत्व है इसका? अब क्या महत्व है इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि हम जो पर्यावरण शिक्षा ग्रहण करते हैं उसका क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। अब यहाँ पर देखिए कि एनवायरमेंटल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड एंड एडल्ट फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड हेल्थ, इन सेल्फ preservation and in the preservation of human race। अब जो है एक पर्यावरण शिक्षा है, सबसे पहला जो है वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण क्यों है बच्चों के लिए, और खासकर वयस्क बच्चों के लिए या हमारे समाज के लिए, कि सबसे पहला तो है वो हमारे जो जीवन की जो है सारी पूर्ति करता है, और सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास में अपना योगदान देता है, और साथ ही साथ हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य, इन सब को संतुलित करने में मदद करता है। और इसमें क्या होता है कि इन सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रेस। और इससे क्या करते हैं हम जो है जो पर्यावरण में मौजूद जितनी वस्तुएं हैं उसको संरक्षित करना, और मानव जाति दोनों को संरक्षित करने का जो है एक मौका मिलता है, एक बल मिलता है, और इसकी जानकारी हमें मिलती है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फूड चेन्स एंड द इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर। दूसरा जो इसका महत्व है कि बच्चे जो है वह भोजन श्रृंखला और जो पारितंत्र है उसके संतुलन को जान सकते हैं। अब यह जो एक विषय ऐसा विषय है कि इसको बहुत सारे और भी विषयों में पढ़ाया जाता है, फूड चेन, फूड वेब। तो इसमें क्या होता है, प्रकृति में जितने भी जीव होते हैं वह एक दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं। अब मनुष्य है तो मनुष्य भी पेड़ पौधे पर आश्रित होता है, जानवर पर आश्रित होता है भोजन के लिए, फिर एक जानवर दूसरे जानवर पर होता है। तो ये जो भोजन श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और भोजन श्रृंखला में सबकी महत्ता बढ़ जाती है, और जब भोजन श्रृंखला कोई भी एक कड़ी बाधित होता है तो उसका जो असर होता है वह सभी पर देखा जाता है। तो इसलिए यह आवश्यक हो कि हम भोजन श्रृंखला और जो पारितंत्र है, पारितंत्र में एक सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़ा जीव सब उसका एक हिस्सा होते हैं, और एक भोजन जाल और भोजन श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो उसको अगर बताया जाए बच्चों को तो वह जो है आसानी से यह जान जाएंगे कि
पर्यावरण में मौजूद जितनी वस्तुएं हैं वह पारितंत्र को किस प्रकार से सहारा प्रदान कर रही है। To help to understand and appreciate how the environment is used for making a living and for promoting a material culture. फिर क्या है कि पर्यावरण तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें जो है हम प्राप्त करते हैं। तो प्राप्त तो करते हैं, लेकिन कैसे प्राप्त करें, क्योंकि हमको उस पर्यावरण से ही लेना है, क्योंकि हम भी मनुष्य भी उसी पर्यावरण का एक अंग है। तो हमें भी जीने के लिए जो भी चीजें चाहिए होंगी हमें उस पर्यावरण से ही लेना होगा। और लेकिन लेना कितना है, और वो अगर जान जाए हम, तो हम अपने पर्यावरण के प्रति क्या होंगे, जागरूक होंगे और अपने पर्यावरण को संरक्षित करने में अपना एक योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्या, एजुकेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन हेल्प इन appreciating and enjoying nature and society. जब हम पर्यावरण के अनुकूल आप कोई काम करते हैं तो जो पर्यावरण शिक्षा है वह आपको इस प्रकृति और समाज में प्रशंसनीय ढंग से आपको जीने में, एक साथ जीने में क्या करता है, मदद करता है। और मदद करने के साथ साथ आपका तो विकास होता ही है, पर्यावरण का भी विकास होता है, समाज का भी विकास सुनिश्चित होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, इट स्टिमुलेट्स कंसर्न फॉर चेंजिंग एनवायरनमेंट इन अ सिस्टमेटिक मैनर फॉर द लॉन्ग रन एज वेल एज द इमीडिएट वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अब इसमें क्या है कि जो भी कहा जाए पर्यावरण में बदलाव आप देख रहे हैं, उसको हम बेहतर ढंग से लंबे समय तक क्रमबद्ध तरीके से जो है उसमें होने वाले बदलाव को जान सकते हैं और उसको मानवीय विकास या मानव कल्याण के लिए हम इस्तेमाल में आसानी से ला सकते हैं। और जो नेक्स्ट अंतिम बिंदु है कि इट डायरेक्ट्स अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, exhaustion of natural resources and pollution of the environment, and sheds light on method of solving them. अब देखिए कि जो नेक्स्ट जो हमारी जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है वह है जनसंख्या विस्फोट का। और विश्व के दृष्टिकोण से सभी जानते हैं कि जो हमारा देश है वह अब प्रथम स्थान रखता है जनसंख्या दृष्टिकोण से। और तो स्वाभाविक सी बात है, संसाधन सीमित है और प्राप्त होने वाले की संख्या अधिक होगी। अब इससे क्या होगा, इससे संसाधन का अनुचित उपयोग होगा, या कहा जाए कोई व्यक्ति संसाधनों को प्राप्त कर पाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी सारी व्यवस्थाएं जो है वह बिगड़ेंगी, और बिगड़ेंगी तो फिर हम अपने पर्यावरण को नष्ट करने के कगार पर होंगे। और फिर क्या है, तो नष्ट होने के कगार पर होंगे तो कैसे होंगे, तो हम क्या करेंगे, संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग करेंगे। और ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि जब वह कोई संसाधन को प्राप्त करता है, नए संसाधन को प्राप्त करता है, तो वह दूसरे संसाधन को नष्ट करता है। जैसे उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर कहीं कोई बांध बन रहा है, डैम बन रहे हैं, तो उसके देखिएगा कई एकड़ जंगलों को काट दिया जाता है। अब डैम भी एक संसाधन है देश का, लेकिन जिस जंगल को काटने को बनाया वो जंगल यानी वो फॉरेस्ट भी एक संसाधन ही था। तो स्वाभाविक सी बात है, एक संसाधन को आप प्राप्त करते हैं और दूसरा को नष्ट करते हैं। जितने भी माइनिंग वर्क्स होते हैं, खनन कार्य होते हैं, उसमें देखिएगा कि जो खनन कार्य होता है तो उस खान को खुले ही छोड़ दिया जाता है। इसमें एक बड़ा भूभाग जो कहा जाए वो खुला ऐसे ही पड़ा रहता है, जो कि लैंड डिग्रेडेशन यानी कि जो कहा जाए भूमि निम्नीकरण की एक समस्या का कारण बन जाता है। और जिस तरीके से हमारा जो जनसंख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम क्या करेंगे,
पर्यावरण का अंधाधुंध प्रयोग करेंगे, और अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हम अपने पर्यावरण को स्वतः नष्ट करेंगे। तो इसलिए यह ध्यान आकर्षित करना कि जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जो संसाधन का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जो प्रदूषण फैला रहे हैं, तो इससे क्या प्रभाव जो है हमारे पर्यावरण पर पड़ सकता है। तो इन सभी कार्य उद्देश्यों के साथ जो है हम पर्यावरण शिक्षा जो है उसको उद्देश्यों को आसानी से जान सकते हैं। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, कि भाई कैसे जो है हम जो है कहा जाए कि किस तरह से एक मूलभूत सिद्धांत को इसमें जोड़ें और जोड़ने के साथ जो है इसको आगे ले जाए। तो देखिए सबसे पहला जो है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी कंटिन्यूअस एंड कंपल्सरी, यानी कि कहा जाएगा जो पर्यावरण शिक्षा है वह क्रमिक चलने वाला, लगातार चलने वाला और बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक मनुष्य जब जन्म लेता है और जब मृत्यु होता है तब तक वह इस पर्यावरण के साथ हमेशा घुला मिला रहता है। तो इसलिए यह जो पर्यावरण शिक्षा है, यह पर्यावरण शिक्षा हमें जीवन पर्यंत अपने व्यवहार में शामिल करना चाहिए और उसके साथ सही तालमेल को स्थापित करना चाहिए। It should have an interdisciplinary approach by including physical, chemical, biological as well as social cultural aspects of the environment. अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर यह देखना है कि हम क्या करते हैं। It should have an interdisciplinary approach by including physical, chemical, biological as well as social cultural aspects of the environment. हमें जो पर्यावरण के अन्य विषय हैं उनके साथ अंतर विषय संबंधित होना चाहिए, ताकि हमारा जो है कहा जाए जो अंतर संबंध हम स्थापित किए हुए हैं इस पर्यावरण के साथ उसका सही विकास हो। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन एनवायरनमेंट should promote the value and necessity of examining the major environmental issue from the local and national point of view. जो पर्यावरण शिक्षा है वो हमारे अंदर जो मूल्य होते हैं, पर्यावरण संबंधी जो मूल्य हैं उसको जांचने और उसके मुद्दे को, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, उस पर ध्यान आकर्षित करता है और उसके समाधान के लिए प्रेरित करता है। आज बहुत सारा दिखेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इसमें कि आप लोग ग्लोबल वार्मिंग को जानते ही होंगे, भूतापीय समस्या है। इसमें हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी का जो तापमान है वह दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो क्या कारण हो सकता है, क्या इसके रोकथाम के उपाय हो सकते हैं, कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे विश्व के अन्य देशों के साथ हम जो है तालमेल बिठा सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। तो ये सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो जाएंगे। और स्थानीय मुद्दों में भी बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, जिसमें कि आपको जो है ऐसे जैसे कि कहीं पर ज़्यादा अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है। हमारे कुछ ऐसे देश है जहाँ वनों का प्रतिशत बहुत ही कम है। हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जल दुर्लभता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो ये सब जो है राष्ट्रीय मुद्दे जो है उसको हम शामिल करके जो है बच्चों के अंदर उसके सही ज्ञान को प्रेषित कर सकते हैं। एंड एजुकेशन एनवायरनमेंट should emphasize the complexities of environmental problems and critical thinking of problem solving skill. अब यहाँ पर क्या देखना है कि भाई पर्यावरण जो शिक्षा है वह जो जटिलताएं मौजूद हैं उसको बहुत आसानी से हल करने के लिए हमें प्रेरित करता है, और हम जो भी पर्यावरण मुद्दे हैं उसको आसानी से इस
educational environment should emphasize the importance of sustainable development. अब यहाँ पर ये देखना है, यह एक जो मुद्दा है बहुत अहम है कि पर्यावरण में शिक्षा के कारण हम जो है धार्मिकता का जो सिद्धांत है उसको आसानी से समझ सकते हैं, या धार्मिकता का सिद्धांत कहिए या कहिए सतत कोशिकीय विकास की अवधारणा। अब सतत कोशिकीय विकास की अवधारणा होता क्या है, तो सबसे पहले इस पर थोड़ा जानकारी लेंगे इस पे कि सतत कोशिकीय विकास की जो अवधारणा है वह 3 बातों पर मुख्यतः निर्धारित है। सबसे पहला जो है वह है संसाधन का उचित उपयोग। आप संसाधन का उचित उपयोग करें, इससे क्या होगा, इससे जो हम अपने पर्यावरण है उसको संरक्षित कर सकते हैं और जो संसाधन है उसको आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी बचा कर रख सकते हैं। तो इसलिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी धारणा का जो सिद्धांत है, सतत कोशिकीय विकास की अवधारणा जो है वो हमें यही कहता है कि संसाधन का हम प्रयोग तो करें, क्योंकि देश के आर्थिक विकास इसी पर निर्धारित होता है। एक देश का विकास इस बात पर निर्धारित किया जाता है कि वह अपने संसाधन को कितना प्रयोग में ला रहा है, लेकिन यह भी देखना होगा कि जो संसाधन को आप प्रयोग में ला रहे हैं उससे हमारा पर्यावरण जो है वह संरक्षित रहे और आने वाला पीढ़ी भी उस संसाधन का प्रयोग कर सके, तो उसे ही आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धार्मिकता का सिद्धांत कहेंगे। और जो भी देश इन सभी इस सिद्धांत पर जो है अपने आप को ढालता है तो उसका आर्थिक विकास तो होता ही है, साथ ही संसाधन का भी वो प्रयोग जो है उचित ढंग से कर पाता है। तो इसके देखिएगा कि भारत के संदर्भ में अगर बात करेंगे कि भाई संसाधन प्रयोग करना है क्योंकि देश को विकसित करना है, तो क्या क्या करते हैं, तो आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे या जानेंगे तो पहले तो संसाधन को चिन्हित किया जाता है, भाई कौन सा संसाधन किस क्षेत्र में कौन सा संसाधन जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसमें जो दूसरा जो बिंदु होता है वो होता है क्या भाई, उसको मानचित्र पर चिन्हित किया जाता है और मानचित्र पर चिन्हित करने के साथ साथ फिर जो तीसरा जो स्टेप होता है, तीसरा जो कदम होता है उसका कहा जाता है मात्रात्मक और गुणात्मक अनुमान लगाया जाता है। मात्रात्मक अनुमान मतलब कि वह संसाधन जो वहां पर पाया जाएगा वो कितनी मात्रा में होगी और जो पाया जाएगा वह किस गुण का होगा। जैसे उदाहरण अगर मान लीजिए कोयला है, तो कोयला तो 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट है, पीट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है। अब कहीं पर भी उसको मान लीजिए वो मिल रहा है तो यहाँ पर ये भी देखा जाए कि क्वांटिटी क्या है और क्वालिटी क्या है, और फिर तब जाकर जो है उस संसाधन को प्रयोग करने के लिए तकनीकी मदद दी जाएगी और तकनीकी मदद देने के साथ क्या होगा, उसको संसाधन विकास और देश का जो आर्थिक विकास है दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा। और जब दोनों को जोड़ देंगे तो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है वह बहुत मजबूत करेगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को चुनें ताकि संसाधन भी संरक्षित रहे और हमारा देश भी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा विकसित। नेक्स्ट, environmental education should enable learner to include environmental impact analysis in proposed development project in order to minimize environmental damage. अब हमको यह भी देखना है कि जो भी पर्यावरण के संबंधित जो भी मुद्दे हैं उसको हम कैसे सीख सकते हैं और उसके प्रभाव का विश्लेषण कर सकते हैं। और प्रभाव का विश्लेषण करने के साथ साथ हम जो है उसके विकासात्मक जो है कहा जाए कोई कार्य को किस ढंग से कर सकते हैं ताकि हम अपने पर्यावरण को ज्यादा क्षति होने से
symptoms of the real cause of environmental problems. अब इसमें यह भी देखना है कि जो भी पर्यावरण जो भी समस्या है उसके मुख्य लक्षण क्या है, कहाँ पर वह समस्याएं मौजूद हैं, उसका कारण क्या है, ताकि उसके सही परिणाम तक जो है हम पहुंच सके और अपने पर्यावरण को अपने अनुकूल कर सके। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है environmental education should emphasize the necessity of seeking international cooperation in environmental prevention and control of environmental problems. तो हमको यह भी देखना है कि कोई भी मुद्दा है तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कैसे हो सके। आज जो है देखिएगा कि पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ 1992 में ब्राजील में, रियो डी जेनेरो एक शहर है, और वहाँ रियो डी जेनेरो में जो करीबन 96 देशों ने भाग लिया। और 96 देशों ने भाग लिया तो वहाँ पर जो है जो भी पर्यावरण मुद्दे थे उसमें मुद्दा क्या था, तो मुद्दा जो था उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसमें था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको कि अभी हम लोगों ने थोड़ा पहले जाना था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट धारणीयता का सिद्धांत या सतत विकास का अवधारणा, इसमें यह बात रखी गई थी कि जिस तरह से हम संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं और एक संसाधन को प्राप्त करके दूसरे संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं, खासतौर पर अपने पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, तो उससे कैसे बचा जाए। और उसमें कौन कौन से मुद्दे जो है लाए जाए, तो इसमें एक और आया था एजेंडा 21। एजेंडा 21 को भी लाया गया था। इसमें हर देश को अपने क्षेत्र से 21 मुद्दों को चुनना था। और यह 21 मुद्दे किस लिए थे? यह 21 मुद्दे थे उस देश से गरीबी, बेरोजगारी को दूर किया जा सके और इस तरह से एक देश का जो है विकास निर्धारित किया जा सके। तो इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इसको भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपेक्षा की जाती है कि भाई विश्व स्तर पर एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जिसके तहत जो पर्यावरण मुद्दे हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसका निपटारा किया जाए। तो इसमें देखिए बहुत सारी बातें हैं जो कि हम लोग जानते ही हैं, ऐसी बात नहीं है कि इसको हम लोग नहीं जानते। अब देखना क्या है कि हमको अपने जो मूलभूत जो इसमें कार्य है कि व्यवहार को लाना है, हमें भी लाना है, समाज को भी जोड़ना है, लेकिन केंद्र में हमारे बच्चे होते हैं, यानी बालक और बालिका जो भी छात्र हैं वो हमारा केंद्र में होता है। तो उसको कैसे मोटिवेट करेंगे आप? तो मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद से उनका जो है मार्गदर्शन करना पड़ेगा, और मार्गदर्शन करने के साथ साथ हमेशा उनका सहयोग जरूरत पड़ने पर करना पड़ेगा, और उनके जो भी समस्याएं हैं उनको सुनकर उसको हल करने का प्रयास करना पड़ेगा। पर्यावरण आज के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से आज ऐसे कई मुद्दे सुनते होंगे, जैसे दिल्ली की है, अब वहां पर वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, और फिर गंभीर समस्या है तो उस पर चिंतन मंथन भी होना है। चिंतन मंथन हुआ वह कैसे इसको दूर कर सकते हैं, तो दूर करने के लिए किस तरह का उपाय अपनाया जा सकता है, और अपनाने के साथ साथ आप देख रहे हैं तो वहां पर कई तरह की विधियों का इस्तेमाल किया गया कि भाई कम से कम जो है हमारा वायु प्रदूषित हो, लेकिन समस्याएं जो हैं वो जस की तस ही है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो है कि हम सही रूप से अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि अगर सबकी सहभागिता हो जाए
सबकी सहभागिता हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उस मुद्दे को, जो पर्यावरण संबंधी जो भी मुद्दा है उसको आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मुद्दा हल नहीं हो पा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है हम सबकी भागीदारिता उसमें समान नहीं। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है, यह बहुत आवश्यक है कि सबकी भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो। और सुनिश्चित होने के साथ साथ जो भी सटीक कदम या जो उस मुद्दे से जुड़ा हुआ जो भी बात है उसको उस पर रखना, खासतौर पर आप देखिए सबके लिए मुद्दा अलग हो सकता है। कहीं तो मान लीजिए वन विनाश का कारण है तो वहां मुद्दा अलग होगा, वायु प्रदूषण की बात है तो वहां मुद्दा थोड़ा अलग हो जाएगा, जल प्रदूषण की बात आएगी तो वहां मुद्दा अलग हो जाएगा, तो उसको अलग ढंग से निपटना होगा। वायु प्रदूषण वाली समस्या आएगी तो वहां पर उसको अलग ढंग से आपको निपटना होगा। जहां पर संसाधन का दोहन का बात आएगा तो वहां पर अलग ढंग से निपटना पड़ेगा। तो इसलिए उसको सॉल्व कैसे किया जाए, तरीके क्या होंगे, यह बहुत आवश्यक है। और इसके साथ जो है हम जो है जितने भी अपने अगर मान लीजिए व्यवहार में पर्यावरण शिक्षा को अगर जोड़ ले तो यह जो है वह जीवन पर्यंत चलने वाला एक जो है कहा जाए एक ऐसा क्रम है जिसमें हम अपने साथ हमेशा पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाते ही हैं। और जब सटीक और सही होगा तो हम जो है इस शिक्षा को व्यवहारिक रूप से ला सकते हैं। और इसमें अब बताया भी गया था कि जागरूकता बहुत अहम है। अब बच्चों को कैसे जागरूक किया जाए, तो उसमें हमने बताया था कि हम जो है अपने विद्यालय में जो भी पर्यावरण संबंधी जो भी गतिविधियां हैं, कार्यक्रम है, उसको जरूर से जरूर शामिल करें। अब जैसे कि हम लोग रहते हैं विद्यालय में और पता चलता है बच्चों से आज पृथ्वी दिवस है, अच्छा हाँ पृथ्वी दिवस है, और कोई कुछ करता तो है नहीं, उसको पहले से फोकस नहीं किया गया। आज जल दिवस है, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो बच्चे तो जान रहे हैं और हम लोग भी जानते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग जानते नहीं, जानते तो हम लोग भी हैं, लेकिन अब सही मार्गदर्शन नहीं होने के कारण क्या होता है कि बच्चा जो है उस मुद्दे को निगलेक्ट करता, चलो हटा, उसको कोई दिक्कत नहीं है बात नहीं है। लेकिन अगर छोटी छोटी बातों को रखें, छोटे छोटे कार्यक्रमों को अपने विद्यालय में मनाए, छोटी छोटी बातों को सिखाए, तो बच्चा क्या करेगा, उसको जरूर आज नहीं करेगा, कल करेगा, 4 बार बोलने पर करेगा, 10 बार बोलने पर करेगा, लेकिन एक वो करेगा जरूर। क्योंकि बच्चा बार बार मार्गदर्शन पाने के बाद वह स्वतः उस रास्ते पर चल पड़ेगा और उसके ज्ञान का विकास होगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो जरूरी है कि उसको हमेशा जागरूक किया जाना चाहिए। सिर्फ ऐसा बात नहीं है कि बस आज अगर पृथ्वी दिवस है तो बस आज ही हम जो है विशेष रूप से इस दिवस को मनाएं और बच्चों को इसके लिए जागरूक करें, या आज जल दिवस है, या आज जो है विश्व पर्यावरण दिवस है। ऐसा नहीं है। हम ऐसे मुद्दों को कभी भी कहीं भी जो है रख सकते हैं और बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि यह भी देखना होगा बच्चे कितने उसमें भाग ले रहे हैं, सहभागिता कितनी हो रही है। क्योंकि जिस विषय को हमको बच्चों में रखना है तो बच्चों की सहभागिता बहुत ज़्यादा है। और हम लोग एक जानते हैं भाई करके सीखना। करके सीखना क्या होता है, बहुत सरल और आसान है। तो करके सीखने बच्चों को उन मुद्दों के प्रति जागरूक करना और उससे संबंधित कार्य को उनको खुद से करने के लिए प्रेरित करना
बच्चे जो हैं वो पर्यावरण संबंधी जो शिक्षा है वो आसानी से खुद से ग्रहण करते हैं। अब वृक्षारोपण कोई दिवस मनाना है तो गए, पर्यावरण दिवस हुआ, 4-5 पौधा लगा दिए, 4-5 फोटो ले लिया, पेपर पे दे दिया कि भाई आज विद्यालय में हमारे विद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इससे क्या होता है कि बच्चे जो है पूरी समझ रहे होते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि आप जो है बच्चों के उसकी योग्यता अनुसार जो है वर्ग में विभाजित करके प्रत्येक दिन कोई ना कोई पर्यावरण शिक्षा संबंधी गुण जो है उनके अंदर विकसित करना चाहिए। अब जैसे कि एक छोटा सा बागीचा है, तो हर दिन आप किसी कक्षा के बच्चों को ले जाकर वहां पर बागवानी सिखा सकते हैं। मिट्टी है, मिट्टी की कोई जानकारी दे सकते हैं, ये मिट्टी किस प्रकार की है, इसमें कितने पानी की आवश्यकता है, ये कौन सा पौधा है, इस पौधे में कितना जल चाहिए, कब इसको लगाना है। अगर ये सब छोटे छोटे जानकारी अगर हम दें तो बच्चों की जो रुचि होती है वह जगेगी। और फिर क्या है कि कौशल, आपने देखा कौशल बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे के अंदर कौशल विकसित होने का शिक्षक ही कर सकता है। उस कौशल को सिखाना है कि कैसे वो अपने पर्यावरण का जो संबंधित जो भी मुद्दा है उसका सही ढंग से निष्पादन कर सके। और जो सबसे अंतिम कड़ी जो मैंने बताया था कि जिम्मेदारी, तो बच्चा अपनी जिम्मेदारी को समझ ले कि पर्यावरण का एक अंग है, एक हिस्सा है, और सही तालमेल स्थापित कर ले, तो जो हमारा जो पर्यावरण संबंधी जो भी मुद्दा आ रहा है उसके साथ बस आसानी से तालमेल स्थापित कर सकता है। अब जैसे कि सहभागिता है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चों को कोई भी मुद्दे पर चर्चात्मक ढंग से बात करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, या उनको कह सकते हैं कि इसके संबंधी जो भी समस्या जो भी है हमारे पर्यावरण संबंधी, या जो कोई समस्या देकर कि भाई इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो कैसे आप उसको निपट सकते हैं, इसको आप जो है कल जो है इसका समाधान ढूंढ के लाना। तो बच्चे क्या होंगे, ज्यादा उत्सुक होंगे और वो प्रयास करेंगे कि समाधान को ढूंढा जाए, और समाज जो समाधान को वो खुद से ढूंढेंगे तो एक कहा जाए ये भी प्रेरणा का काम करेगा कि बच्चे क्या करेंगे, कहीं ना कहीं किताब हो, इंटरनेट हो, चाहे जो भी हो, उसके माध्यम से समाधान को ढूंढेंगे, और ढूंढेंगे तो उनकी जिज्ञासा जगेगी। इसलिए जिज्ञासा को भी जगाना जो है वो बहुत अहम है। और एक मुद्दा था जिसको उन्होंने बताया था बार बार कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, जिसमें कि संसाधन का प्रयोग करते हैं, आप पर्यावरण में जितना भी संसाधन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विकसितता उससे निर्धारित होती है देश की। अब यहाँ पर बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि विकास तो हो, लेकिन हम अपने पर्यावरण को किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचाएं। तो उसमें पहले ही देखिए, मनुष्य में एक स्वभाव है कि वह संसाधन जो सस्ता और सुलभ होगा उसको वो ज्यादा प्रयोग करता है। और दूसरा जो मैं बता चुका हूं कि एक संसाधन को प्राप्त करते हो, दूसरे को नष्ट करते हो। तो इसलिए इन मुद्दों पर जो है विचार करते हुए हमको अपने पर्यावरण शिक्षा को व्यवहार में लाना चाहिए, विद्यालय में
चाहिए। इसके साथ धन्यवाद।